हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ रॉ जीबीएस सिद्धू एक्सप्लेन्स खालिस्तान, इट्स हिस्ट्री एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं कि वो हमारे साथ क्या क्या शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देख के अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। किसी एक आदमी को खालिस्तान की बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ, भिंडरां वाले को कांग्रेस जो है उठा रही है, मगर कोई इनकी बात सुन नहीं रहा, कोई असर नहीं था। तो 79 तक जो है ना पंजाब में ना कनाडा में कोई बात नहीं कर रहा था पाकिस्तान उसकी खालिस्तान की। RNAW में और MA में फ़र्क इतना होता है कि MA को पता लगता है जब अखबारों में TV में आने लग जाती थी। RNAW को हमें कंसेप्चुअल स्टेज पे पता लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद तो बहुत चेंजेस हो रही हैं यहाँ, हिंदू और सिखों में थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। हिंदू आगे गुरुद्वारे में आते थे और जोड़ मेला समझते थे सोशल गैदरिंग में, कि वो तो आ नहीं रहे, कम हो गए। तो पंजाब में बहुत गड़बड़ है और भिंडरा वालों को कुछ कर रहे हैं आप लोग कांग्रेस वाले, और जो हिंदी या पंजाबी के अखबार हैं वो आपस में और बढ़ा रहे हैं लोगों को। अगली इलेक्शन जो है हम 85 की खालिस्तान भिंडरा वाले इशू पर जीत जाएंगे। संजय ने अपनी माँ को बताया था कि भिंडरा वाले खालिस्तान, भिंडरा वाले को यूज़ करेंगे एक्सट्रीमिज्म एक्टिविटीज इंस्पायर करने के लिए। वो खुद नहीं करता था, कहीं इनके बातचीत से लोग कुछ हो बहक जाते थे। भिंडरा वाले ने आखिर तक कभी खालिस्तान नहीं मांगा। तो उन्होंने यही कहता था, अगर पूछते थे खालिस्तान चाहिए, वो कहता मैं नहीं मांगता, अगर इंदिरा गांधी मेरी झोली में डाल देगी तो नाम ही नहीं करूँगा। तो इसलिए कि खालिस्तान का इशू शुरू करें तो कांग्रेसियों ने खास के जलसे ने दल खालसा खड़ा कर दिया अगस्त 1978 में। तो ओपनली खालिस्तान गोल्डन टेम्पल के बाहर जा रहा था, वहीं मार दिया भिंडरा वाले के आदमी ने। 2 घंटे तक उसकी लाश पड़ी रही, किसी को उठाने की हिम्मत नहीं। दरबारा सिंह वगैरह कहते रहे यहाँ पर कि साहब ये तो गुरु नानक निवास गोल्डन टेम्पल का हिस्सा नहीं है, तो इसको भेजो, ख़त्म करें। किसी ने कुछ नहीं किया। उस वक्त सोल्यूशन हो सकता था, भिंडरा वाले पकड़े जाते, मगर पकड़े जाते तो 1.5 साल तो भी इलेक्शन और थी, उसका क्या असर होता और कुछ खराब हो जाता। मैं जब वापस आया रास्ते में सोचा कि ये तो मुझे यूज़ कर रहे हैं कोई आदमी, ये एक फैमिली, एक पार्टी और एक इंडिविजुअल, इनका फ़ायदे के लिए मुल्क को गड़बड़ कर रहे हैं। इसमें देखिए असली जो कल्प्रिट हैं, दोषी हैं, वही जो है वन अकबर रोड ग्रुप। और पंजाबी में हिंदी में भी यही कहावत होगी कि अगर बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो उसको कौन बचाएगा। जो कर रहे हैं खालिस्तान वाले वो वही चीज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए जो मिसेस गांधी ने भिंडरा वाले से करवाई थी, अपना शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन। हाय, माय नेम इज GBS सिद्धू, यू आर वाचिंग डिफेंसिव ऑफेंस। हाय व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ। RNAW यानी रॉ के फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी हैं मिस्टर GBS सिद्धू। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि सिक्किम को जब भारत में मर्ज कराया गया तो उस ऑपरेशन को जो लीड किया था वो मिस्टर GBS सिद्धू ने किया था। और बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स, बहुत सारी जानी बहुत सारी अनजानी अपॉइंटमेंट्स अपने करियर में मिस्टर GBS सिद्धू ने ली हैं। और एक किताब इन्होंने रिसेंटली, ये दूसरी किताब इन्होंने लिखी है, द खालिस्तान कंस्पिरेसी। हाल के दिनों में काफ़ी बात हो रही है और इसके बारे में हम जानना चाहेंगे मिस्टर GBS सिद्धू से। तो वेलकम सर। थैंक यू, थैंक्स लॉट। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा सर सबसे पहला क्वेश्चन है कि खालिस्तान कंस्पिरेसी के बारे में बातें बहुत होती हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है। नैयर साहब ने भी लिखा है, बी रमन ने भी लिखा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एनेक्डोट्स दिए हैं इसके बारे में। बट सर, ये जो आपने किताब लिखी है सर, इसके बारे में एक जो मुझे चीज स्पेशल लगी कि बड़ी ही फैक्चुअल है। ऐसा नहीं है कि बिना रेफरेंसेस के आपने कोई चीज क्लेम कर दी हो। तो सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपने ये किताब लिखी क्यों, और उसके साथ ही साथ सर आपका करियर जब शुरू हुआ RNAW में, सर वो कैसे हुआ? एक्चुअली वैभव, मैं 1964 IPS बैच का मेंबर था और वहाँ पर आबू से मैं बेस्ट ट्रेनी पास आउट हुआ 1965 दिसंबर में। और उसके बाद मुझे यूपी कार्डर अलॉट हुआ तो यूपी आ गया।
यूपी में मैं 2 साल एएसपी कानपुर, 1 साल एडिशनल एसपी आगरा, 2 साल एसपी बाराबंकी और बीच में और जगह कई दफ़ा पोस्टेड रहा। तो जब वहाँ से मुझे फरवरी 1972 में आके RNAW ज्वाइन कर लिया मैंने, और तकरीबन 18 महीने ही हुए थे हमें RNAW में आए कि उस वक्त के जो फाउंडर सेक्रेटरी थे RNAW के, RN काओ, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा गया कि तुम्हें सिक्किम एक बहुत बड़ा लैंडमार्क ऑपरेशन है, दूसरा था वो, कि वो उसकी तुम्हें जिम्मेदारी दे रहे हैं, और हमें पता है तुम 9 साल 8-9 की सर्विस है, बहुत यंग हो, पर मुझे लगता है कि तुम उसको कर पाओगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे इतना बड़ा ऑपरेशन जो कि बांग्लादेश की लिबरेशन के बराबर का उसके बाद का हुआ, और विदिन 6-8 साल में RNW बनने के बाद ये दूसरा ऑपरेशन हमें दे रहे हैं। तो मैं उस वक्त जो है इतना सोच के मैंने रोज़ डायरी लिखनी शुरू कर दी, और वहाँ मैं गया मार्च 1973 में। तो वहाँ पर जो दबी हुई प्रो मर्जर और प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, उनको खड़ा किया, इलेक्शंस को सुपरवाइज कराया, उनको जितवाया, और जो असेंबली हुई उसमें रेजोल्यूशन पास किए 2-3, बीच में 74 में जो है उसका एसोसिएट स्टेटस बनाया, और 75 में मई 1975 में जो है मर्जर का रेजोल्यूशन पास हुआ, और सिक्किम जो है 36th जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की हुई उसमें 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बन गई। और ऑपरेशन हमने 2-3 आदमियों से ही मिल के किया, हमारे जूनियर थे 2, और चौग्याल को मैं मिलता था हर 1-2 महीने में तिब्बत और चाइना की इंटेलिजेंस देने के लिए, मगर उसको और उसकी फैमिली मेम्बर्स को किसी को पता नहीं लगा कि मैं कर रहा था। वो हमेशा आखिर तक सोचते थे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रहा है। तो इतना खुफिया तौर पे किया, और मर्जर करने के बाद हमें जो है डायरेक्टली वहाँ से कनाडा भेजा गया, और कनाडा में ज्वाइन किया सितंबर 1976 में, और 3 साल रहा वहाँ में, सितंबर 79 तक। बहुत इतना बड़ा कंट्री है, एक तरफ से दूसरी तरफ 5000 किलोमीटर, 6 डिफरेंट टाइमिंग्स। तो वहाँ मैं हर बड़े बड़े शहर में गया और लोगों से मिला। ऑटवा में मैं वहाँ टेम्पररी गुरुद्वारा था स्कूल के हॉल में, क्योंकि मैं पहले 2 साल जो है लेक्चरर रहा, 1962 जो MA किया वहाँ से महिंद्रा कॉलेज के बाद, फिर रिपब्लिकन गवर्नमेंट कॉलेज नज़दीक है पटियाला के नाभा में रहा। तो उस वक्त मैं ये पंजाब हिस्ट्री वगैरह का पढ़ाता था, तो उसको देख के गुरुद्वारे वालों ने मुझे जानते थे, वो बुला लेते लेक्चर करवा के। तो उस पीरियड में मुझे टैक्सी ड्राइवर तक जानने लगे, ABC टैक्सी के होते थे पंजाबी, वो कई दफ़ा तो मुझे चलना मुश्किल, गाड़ी रोकते, चलो जी छोड़ के आता हूँ। तो इतनी जानकारी हो गई कि सब जानकारी के बाद मुझे 3 साल में सिर्फ 2 आदमियों का नाम पता लगा जो खालिस्तान की बात किया करते थे। एक तो कुलदीप सिंह सोढ़ी था, जो अपने आप को काउंसिल जनरल ऑफ खालिस्तान कहता था टोरंटो में, वो जगजीत सिंह चौहान का आदमी था, और सब उसको जानते थे कि ये तो ISI का आदमी है, पैसे वहाँ मिलते हैं। और जगजीत सिंह चौहान को रिपब्लिकन जो सेनेटर्स थे US के, वो भी मदद करते थे। तो दूसरे आदमी जो हैं वो थे प्रोफेसर उदय सिंह सडबरी। वो सडबरी के पास लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, मगर वो ज़्यादातर धार्मिक टाइप के आदमी थे, मगर इसी तरह से उनको ये यकीन हो गया कि खालिस्तान बनने से ही सिखों का फ़ायदा होगा। तो ये कुलदीप सिंह सोढ़ी की कितनी वक़्त थी, वो 1-2 जगह हमने देखी कि मार्च 1979 में टोरंटो में कॉन्फ्रेंस हुई, सिख कॉन्फ्रेंस नाम था, तो उन्होंने मुझे बुला लिया कि साहब आके लेक्चर करिए। तो मैं जब लेक्चर कर रहा था, बीच में 2 मिनट के बाद कुलदीप सिंह सोढ़ी बैठा था ऑडियंस में, उसने खड़ा होकर कहा कि मिस्टर सिंह जो हैं ये तो मुरार जी की हिंदू गवर्नमेंट के एजेंट हैं, ये हमें सिखलाने के लिए हमें बताएं कि पंजाब में सिखों का क्या हो रहा है। उसने ये 2 लफ्ज़ 3 बोले थे, 4-5 यंग से जो ऑडियंस से थे, उन्होंने उसको कुर्सी से पकड़ा और बाहर लेकर निकाल दिया। तो इसका मतलब खालिस्तान सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और उसी दौरान 2-4 महीने के बाद मैं कई दफ़ा लिख देता था कि गुरुद्वारे में ये कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, जो इंडिया में कन्फ्लिक्ट है अकाली दल का, कांग्रेस का, इनका, वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैं सोचता था कि ये समझाएंगे सब कि ऐसा मत करो वहाँ। तो मुझे मेरे जॉइंट सेक्रेटरी थे जो सुपरवाइज कर रहे थे, उनकी चिट्ठी आ गई कि डिपार्टमेंट
गुरुद्वारा पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त तक हमारे RNAW में भी कोई ऐसी डिवीजन नहीं थी जो सिख एक्सट्रीमिस्ट को देखे या खालिस्तान को देखे। अगर कुछ होता तभी तो होती वो। और ये बाद में दिसंबर 1980 में बनी। और उसी पीरियड में मैं सिखों के और पंजाबियों से मिलता था वहाँ डिनर पे। पंजाब में क्या हो रहा है ये हमें पता लग रहा था, जनरली क्या पता वही नहीं पता कि कांग्रेस जो भिंडरांवाले को यूज़ कर रही थी अकालियों को दुखी करने के लिए, मगर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता थी। उसी पीरियड में एक BG देशमुख साहब थे एडिशनल सेक्रेटरी होम, जो बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी रिटायर हुए। उन्होंने किताब है फ्रॉम पूना टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। वो बाई रोड गए वहाँ पर 79 के अखीर सेकेंड हाफ में, जिम्मेदारों से मिले, खेती लोगों मिले, लुधियाना में इंडस्ट्रियलिस्ट को मिले, गोल्डन टेम्पल में गए तो यात्रियों से मिले, SGPC वालों। उन्होंने किसी एक आदमी को खालिस्तान की बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ भिंडरांवाले को कांग्रेस जो है उठा रही है, मगर कोई इनकी बात सुन नहीं रहा, कोई असर नहीं था। तो 79 तक जो है ना पंजाब में ना कनाडा में कोई बात नहीं कर रहा था पाकिस्तान उसकी खालिस्तान की। तो जब मैं वापस आया तो RNAW के हेडक्वार्टर जो सेक्रेटरी या डायरेक्टर वो साउथ ब्लॉक में बैठते थे, 3 अफसरों के साथ होते थे जो बहुत टॉप सीक्रेट ब्रांचेस को देखते थे। तो मैं अभी प्रमोट भी नहीं हुआ था, असिस्टेंट डायरेक्टर था, 2-4 महीने के बाद हुआ। और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्क दे दिया जो बाहर RNAW के यूनिट्स को कंट्रोल करना है। मैं मिस्टर गौरीशंकर वाजपेयी थे, हमसे 13 साल सीनियर। तो उन्होंने कहा कि संतोख साहब ने कहा है तुम आज ही मेरे से टेक ओवर करो, चार्ज मैं जाना है GSME में जाके सिक्योरिटी का। हैरान हुई कि मैं तो अब सबसे जूनियर, अभी DD भी नहीं। तो हम उनके संतोख साहब के साथ काम करते थे जब RNAW आए 18 महीने। तो हो सकता है उन्होंने मेरे में कुछ हो कि अच्छा आदमी है ये। तो इन दूसरी थोड़ी देर के बाद हमें वैकेंसी हुई लिएज़न का डेस्क, वो भी वही था। तो वो भी मुझे दे दिया एडिशनल, जिसमें से फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी से लिएज़न करना होता है। तो इन दोनों चीज़ों के कारण हमें कुछ ऐसे चीज़ों का पता लगा जिससे ये सारी स्टोरी बननी शुरू हो गई। मगर इसमें कई चीज़ें कि सबसे पहले तो 1980 में खालिस्तान सिख एक्सट्रीमिस्ट की ब्रांच बन गई। और जनवरी में 1-2 महीने के बाद मुझे कहा गया कि तुम एक्सटर्नल MEA को प्रपोजल भेजो कि 7 RNAW स्टेशन वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में खोले जाएंगे। सर मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा अभी। ये जो आपने ये जो चीज इस किताब में जब आपने मेंशन करी कि 1980 में अचानक आपको ये रिक्वेस्ट करी गई कि आप 7 नई ब्रांचेस खोले। उस समय आपने लिखा है कि वो 7 का प्रपोजल आपको बहुत ऑकवर्ड फील हुआ कि जब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके लिए 7 नई ब्रांचेस क्यों खोली जाए, और वो भी यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। पहली चीज तो उस समय आपके दिमाग में क्या था। और दूसरी चीज इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि जब आपने वो प्रपोजल बना के भेज दिया तो जिन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करने में महीनों सालों बीत जाते थे, वो इतनी जल्दी फटाक से वो कैसे एक्सेप्ट हो गए? ये मुझे भी बहुत हैरानी थी एक्चुअली कि जब मुझे संतोख साहब ने कहा कि ये करो, मुझे लगा कि भी कोई ज़रूरत है नहीं, किसी को कर रहे हैं ये। तो फिर भी उन्होंने ये कहा कि ऐसा लिखो कि खालिस्तान का बहुत ज़्यादा प्रचार होने वाला है, लोग बोलेंगे, तो उससे पहले हम RNAW के आदमी भेजेंगे ताकि वो तैयार हों बतलाने के लिए कि क्या हो रहा है। तो ठीक है, मैं इस पीरियड में इंडिया में कुछ लोगों को जानता था जो 2-4 आदमी खालिस्तान की बात करते थे। मुझे तो ये भी नहीं पता था अदरवाइज। उनका जो बातें की थी मैंने डेट प्रपोजल बना के भेज दी डेट। और 4 क्योंकि ऐसा ना लगे मैं ही लिख रहा हूँ, 4 की प्रपोजल एक उस वक्त ज्वाइंट डायरेक्टर थे AK वर्मा, बाद में सेक्रेटरी बने, वो दूर बैठते दूसरी बिल्डिंगों में, तो उनसे 10 करवा के भेज दिया। तो हमें पक्का पता था ये होगा क्या। हमें तो एक PA की असिस्टेंट की पोस्ट लेनी मुश्किल होती थी, इतना बड़ा पुरंदा होता था कि 10 साल से लटके हुए हैं। मैंने कहा भेज देते हैं, आएगा तो है नहीं कुछ, तो है ही कुछ नहीं। मगर हैरानी ये हुई कि वो 1-2 महीने में सारी सैंक्शन होके आ गई। तो मैं बहुत खुश कि जो लोग इतने सालों से बड़े बड़े आदमी नहीं करे, मैं जूनियर आदमी, मैंने इतने स्टेशन ले लिए। तो असली चीज़ उस वक्त में नहीं पता लगी, जो हमें इसके बाद कुछ महीनों के बाद ही मिडल ऑफ 1981 उस वक्त हम नई बिल्डिंग में चले गए थे जो लोधी रोड में है, CGO कॉम्प्लेक्स, हमारी सबसे पहले बिल्डिंग बनी। तो मुझे संतोख साहब ने कहा अब डिप्टी डायरेक्टर एंड अब जितने लोग हैं उनको तुम ब्रीफ करो कि खालिस्तान क्या चीज़ है, क्या इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे।
तो इनके लिए अलग ब्रांच वो रामन ने बना तो नहीं थी, मगर रिपोर्टिंग आ नहीं रही थी बाहर कि अभी तो स्टेशन भी नहीं बने, आदमी थे नहीं हमारे पास, क्योंकि मोरारजी देसाई ने बहुत हैवी कट कर दी थी RNAW में, 1/3 लोग भेज दिए। अब आदमी कहाँ से लाएं ये 6 पोस्टों के लिए? तो उसमें काफ़ी देर हो गई, 1 साल तक चलता रहा। और इससे पहले ये बताना चाहूँगा कि हम जो पहला जो दूसरा आदमी भेजने वाले थे एक पोस्ट के अगेंस्ट, उस वक्त जो डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर बराबर होता है MEA में, मैंने नाम नहीं लिखा मगर SJ सिंह, एम्बेसडर SJ सिंह थे उस वक्त डायरेक्टर लिखा था। मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है जाके MEA में, ये हमारा आदमी है, ये यहाँ जा रहा है, ये काम है। तो मैंने, हमारे आदमी जा रहा था, महाराष्ट्रियन था, उसे पंजाब का नहीं पता तो खालिस्तान का क्या पता हो, पूरी उसको पढ़ाई कराई हमने, सब ये बोलोगे तुम ये बोलोगे। तो जाके बोलने लगा और उसने, SJ सिंह ने पूछा भी देखो खालिस्तान की बात तो है नहीं वहाँ पर, तुम क्या करोगे जाके वहाँ पर, ये बताओ कि तुम्हारे जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा डिपार्टमेंट को। वो बोल चुप ही कर गया। फिर मुझे बताना पड़ा देखो SJ ये बात है कि RNAW में और MEA में फ़र्क इतना होता है कि MEA को पता लगता है जब अखबारों में TV में आने लग जाती है चीज़, RNAW को हमें कंसेप्चुअल स्टेज पे पता लग जाता है। तो वो उसको अच्छा नहीं लगा, मगर ठीक है तुम नहीं चाहते तो लिख दो कि ये कोई है नहीं मेरी प्रॉब्लम, इसको ले जाओ। उसकी क्या हिम्मत के वो लिखे। अभी SJ सिंह ने, मैंने पूछा मैं तुम्हारा नाम नहीं लिखा, कहता लिख देना था मेरा नाम। तो उसने ये कहा, मैंने कहा ऐसा करो फाइल पे लिख दो कि कोई खालिस्तान मूवमेंट नहीं होने वाली है तो इसको ले जाओ। उसकी क्या कैसे लिखे, वो तो पता था कहाँ से आया। और बाद में कहता भी था मुझे कि MEA में ये उस वक्त एक तरह की फीलिंग थी कि RNAW ये खालिस्तान का हुआ खड़ा करके पोस्टें क्रिएट कर रही है। तो ये तो खालिस्तान की बात थी। और फिर जब मैंने मिडल ऑफ 81 में सब डिप्टी डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म किया तो मुझे दिसंबर 1981 में फिर संटूक साहब ने कहा कि जाओ कुछ हालात ठीक नहीं है बाहर कनाडा अमेरिका में, जाके पता करो क्या है क्या नहीं है। तो मैं चला गया 15 दिन। मेरा काम खालिस्तान का नहीं था, मेरे तो काम दूसरी थे, तो मुझे इस चीज़ के लिए भेज देते थे, कराता था वहाँ। तो मैं गया कनाडा में, उस वक्त गुरदयाल सिंह ढिल्लों हाई कमिश्नर बन गए थे और लोगों से बात किया। वैंकूवर में रहे, क्रिसमस में 5-7 दिन सब लोगों को मिले, और वहीं सैन फ्रांसिस्को और उधर लॉस एंजलिस में। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद तो बहुत चेंजेस हो रही हैं यहाँ, हिंदू और सिखों में थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। हिंदू आगे गुरुद्वारे में आते थे और जोड़ मेला समझते थे, सोशल गैदरिंग, कि वो तो आ नहीं रहे, कम हो गए। तो पंजाब में बहुत गड़बड़ है और भिंडरा वालों को कुछ कर रहे हैं आप लोग कांग्रेस वाले, और जो हिंदी या पंजाबी के अखबार हैं वो आपस में और बढ़ा रहे हैं लोगों को। तो कई चीज़ें आप 5-6 पॉइंट में आके वापस आया तो दिए संटूक साहब को कि साहब ऐसा ऐसा है। उन्होंने कहा कि एक पेज लिखो हैंड रिटन, और कौ साहब से मिलो तुम। कौ साहब सीनियर एडवाइज़र बन गए थे अगस्त 1981 में। तो मैं गया, कौ साहब को मैं जानता था सिक्किम ऑपरेशन के कारण। तो वो एक राष्ट्रपति भवन में जो कैबिनेट सेक्रेटरी का ऑफिस फर्स्ट फ्लोर है उसके नीचे बैठते थे, और दूसरा उनका बीकानेर हाउस में ऑपरेशन वगैरह। तो मैं दिखाया उनको, साहब ये है, बड़ा बात की। कहता ऐसा करो शारदा प्रसाद को दिखाओ। शारदा प्रसाद थे प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मिसेस गांधी के। तो उनके फर्स्ट फ्लोर में प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर है, उसके आगे जाके लेफ्ट कॉरिडोर में पहला। तो मैंने जाके दिखाया, तो बात नहीं करी उनसे मुझे क्या करना। तो ठीक है मैं आ गया। मैं सोचा शारदा प्रसाद कुछ करेंगे, प्रेस को समझाएंगे ऐसा मत करो, तुम क्या कर रहे हो। मगर थोड़ी देर को देखा तो और ज़्यादा हो गया, उल्टा हो गया कि जैसे और झगड़ा कराने वाले लोग हैं। तो एक हमें फिर पता लगा ये क्यों हुआ। असली बात जो है, हमें शक जब पूरा हुआ, अभी तो थोड़ा शक था, मगर पक्का ये हुआ कि हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड, जिसको मैं बचपन से जानता था पटियाला में, तो मेरे पास आए, दिल्ली मिलने आए। कहते साहब, भाई साहब बड़ी बुरी खबर सुनी है हमने। वो RSS के जितने मेरे दोस्त हैं वहाँ पर, उन्होंने कहा कि 1980 में जनवरी में जब मिसेस गांधी जीत के आई इलेक्शन, तो संजय ने उनको समझाया कि हम अगली इलेक्शन 1985 की जो 5 साल बाद होनी थी, संजय गांधी ने, तो ये पहला ग्रुप जो है मैं बतलाऊंगा जब किताब के बाद, तो क्यों तो ये कहा कि सब अगली इलेक्शन जो है हम 85 की खालिस्तान भिंडरा वाले इशू पे जीत जाएंगे। क्योंकि ये इनके साथ देखो, जो 1971 में गरीबी हटाओ की इलेक्शन जीती थी, 2/3 मेजोरिटी थी, उसमें बांग्लादेश लिबरेट कराया, उसमें सिक्किम मर्ज कराया, फिर भी इनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। अब ये क्या अब पक्का है कि 80 के बाद हम फिर भी टूट जाए, क्योंकि 77 में जो हालात मिसेस गांधी और संजय के हुए, वो बहुत लोगों ने कहा कि बहुत पिटिएबल कंडीशन की, तब शुरू में
तो वो दिन दोबारा नहीं देखना चाहते थे, तो वो पक्का करने लगे। तो ये जो इसका अलावा भिंडरांवाले खालिस्तान ऑपरेशन जो चला, ये बाद में हम किताब इस तरह से लिखी है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशन जैसे RNAW टाइप, बट ऑन ए वेरी लूज स्केल। कांग्रेस ने कुछ लीडर्स ने जो कि 1 अकबर रोड, जो मिसेस गांधी का पर्सनल ऑफिस है, वहाँ से ऑपरेट करते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया 78 में कि हम जो है पंजाब में जो जैल सिंह था, संजय गांधी और मिसेस गांधी और कमलनाथ, ये पहले ग्रुप के आदमी थे, जिसको 1 अकबर रोड ग्रुप कहता था मैं। और ऑपरेशन 1 का मतलब ये था कि हम जो बादल गवर्नमेंट और जनता पार्टी और अकालियों की गवर्नमेंट बनी है उसको तोड़ना, डिस्टेबलाइज करना। ये जैल सिंह ने संजय को समझाया, क्योंकि जो 77 के बाद बादल आए थे तो उन्होंने कुछ कांग्रेसियों को जेल में डाल दिया, जैसे एमरजेंसी में अकालियों को, बीजेपी को डाला था। तो इन्होंने कहा कि इसको तोड़ो, तो संजय मान गया। और जैल सिंह ने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक ऐसा खाड़कू संत जो बड़ी बड़ी बातें करे, ज़बरदस्त हो, उसको साथ लेते हैं और उनसे मॉडरेट अकालियों की पॉलिसी के ऊपर अटैक करते हैं, ताकि वो मजबूर हो जाएं कि ऐसी बातें करें जो हार्ड लाइन सिखों, फॉर्मर जो जनता पार्टी, जो बीजेपी के प्रेडेसेसर थे, उनसे उनको क्लैश होए, वो लाइक ना करे, तो उनसे टूट जाएगी ये गवर्नमेंट। तो इसलिए जब भिंडरांवाले को खड़ा किया, कैसे खड़ा किया, वो कुलदीप नायर ने अपनी किताब में लिखा है कि जो है बियॉन्ड द लाइन्स, कि मुझे कमलनाथ ने बताया कि हमने 2 संतों की इंटरव्यू करी इस मामले में, क्या कैसे सेलेक्ट हुए ये। एक तो बहुत मीक था, दूसरे बहुत तकड़ी आवाज़ का, ये भिंडरांवाले थे, तो हमने सोचा ये बहुत ठीक है। उसने ये भी कहा कि हम भिंडरांवाले को पैसे भी भेजते थे, मगर कमलनाथ ने ये कहा, मैं इतना, हमें ये यकीन नहीं था, यही नहीं सोचते थे कि भिंडरांवाले टेररिस्ट टाइप बन जाएंगे। मैंने लिखा है कि असली तो चाहते तो यही थे कि ऐसी बात करे वो, तो उनको यकीन है तो खुश होते होंगे अंदर अंदर से। तो ये तो ऑपरेशन जो 1 चला 78 अर्ली से जनवरी 1980 तक, उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मगर भिंडरांवाले ने ओपनली सपोर्ट किया 3 कैंडिडेट्स को इलेक्शन में। भिंडरांवाले की सिर्फ 4 आदमी सपोर्टेड था, जो SGPC में 140 में 4 ही जीते। मगर भिंडरांवाले को अब एक तरह का कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं, अभी तक तो वो जानता नहीं था मुझे, अब मेरे चौक मेहता को, दमदमी टकसाल को सब लोग जानने लग गए, और मैं अकेला हूँ, बड़े बड़े अकाली लीडरों के सामने खड़ा हो जाता हूँ। तो ये अब बहुत खुश है इस चीज़ के लिए। तो ये जो है, इसी चीज़ को लेके संजय ने अपनी माँ को बताया था कि भिंडरांवाले खालिस्तान, भिंडरांवाले को यूज़ करेंगे एक्सट्रीमिज्म एक्टिविटीज़ इंस्पायर करने के लिए, जो खुद नहीं करता था, कहीं इनके बातचीत से लोग कुछ हो बहक जाते थे। भिंडरांवाले ने आखिर तक कभी खालिस्तान नहीं मांगा, तो उन्होंने यही कहता था, अगर पूछते थे खालिस्तान चाहिए, वो कहता मैं नहीं मांगता, अगर इंदिरा गांधी मेरी झोली में डाल देगी तो नाम ही नहीं करूँगा। तो इसलिए कि खालिस्तान का इशू शुरू करें, तो कांग्रेसियों ने खासकर जैल सिंह ने दल खालसा खड़ा कर दिया अगस्त 1978 में, तो ओपनली खालिस्तान, और वो दल खालसा भिंडरांवाले को करे सपोर्ट, तो ऐसा लगे कि भिंडरांवाले की पार्टी। तो इन चीज़ों को लेके फिर इसी पे एडवाइस किया संजय ने कि ये देखो हो गया, हम इसको यूज़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी अच्छा था, और इसमें काफ़ी सरप्राइज हो रहा है, और बहुत ही सरप्राइज की बातें पता चल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भिंडरांवाले को खड़ा किया था, जिससे वो अकालियों के अगेंस्ट जाए, बीजेपी के अगेंस्ट जाए और कांग्रेस जीत जाए। अभी तक जो वीडियो है उसमें एक ही की पॉइंट इन्होंने बताया है, जो उन्होंने पूरा डिटेल में बताया है, वो ये था कि इनिशियली एक थॉट था बस खालिस्तान का, और कोई उसमें एग्री नहीं करता था। कांग्रेस ने उसको बढ़ावा दिया, कांग्रेस ने बढ़ावा दिया कि एक कॉन्सेप्ट बन जाए जिससे वो इलेक्शन में जीत सकें। उनको ये नहीं पता कि वहाँ से एक टेंजेंट में लाइन जाएगी, जहाँ भिंडरांवाला जो कोई भी कुछ नहीं था वो ग्रो करेगा, उसको देखेगा मुझ में पावर है, मुझे लोग जाते हैं, फिर वो अपनी आइडियोलॉजी लेके जाएगा और खालिस्तान की तरफ एक्सट्रीमिज्म होगा। शुरुआत इनके हिसाब से
कांग्रेस पार्टी ने ये शुरुआत की थी और बाद में कांग्रेस पार्टी कंट्रोल नहीं कर पाई, वो बात बिगड़ती चली गई और खालिस्तान एक एक्सट्रीमिज्म आ गया। बट शुरुआत हुई थी कांग्रेस पार्टी से, बहुत दुख की बात है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी अपने शॉर्ट टर्म इलेक्शन गेन्स के लिए सोच रही थी कि किसी तरीके से हम जीत जाएं और जीतते रहें, और उनको कोई चाहिए था अकाली दल के अगेंस्ट, और अकाली दल का जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ अलायंस था, तो चाहते थे कोई उनके अगेंस्ट खड़े हो, और वो मुद्दा खालिस्तान का था। मतलब कुछ लोगों को डिवाइड कर दें, कुछ लोग खालिस्तान मांगे, कुछ लोग ये कहें इतनी मारामारी में अगर सिखों को बोलेंगे खालिस्तान को हाँ कर देंगे, भिंडरावाला जीत जाएगा, भिंडरावाला जो है फिर कोलैबोरेशन में कांग्रेस के, इवेंचुअली कांग्रेस जीती। तो ये मेरे को लग रहा है कि ये कहने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को पता नहीं था कि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि भिंडरावाला को अपॉर्चुनिटी नजर आएगी कि तुम क्या, अब तो मैं बहुत बड़ा बंदा बन गया, मैं अपनी आइडियोलॉजी कर सकता हूं। मगर वो भी इनडायरेक्टली करता था, डायरेक्टली नहीं बोलता था, इनडायरेक्टली। तो काफी मतलब दुख होता है कि पुरानी गवर्नमेंट ने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है, और अपने पैर पे क्या हमारी कंट्री पे कंट्री का सत्यानाश किया। ये इनके बेसिस पे है, मतलब जो इन्होंने फैक्ट्स दिए इसके बेसिस से यही कंक्लूजन होता है। मैं तो पूरा कहूंगी कि मैं तो इनकी बातों को ट्रस्ट करूंगी, जो इतने हाई लेवल के ऑफिशियल्स पढ़ के घुसे आईपीएस के ऑफिसर हैं। और हैरानी की बात मैं पता है पूरे वीडियो में इनकी इंटरव्यू में यही सोच रही थी, अब बोल रहे हैं, अब चीजें सामने आ रही हैं, क्यों अब गवर्नमेंट आई है तो फाइनली बातें सामने आ रही हैं, अब सच्चाइयां आ रही हैं कि क्या क्या हो रहा था। और सुन के इतना शौक लगा कि अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए आपने कंट्री को दाव पे लगा दिया, और उसके आपने जो ये चीजें की, गलत काम किए, उसका अब इफेक्ट जो है उसके हम झेल रहे हैं, अभी तक झेल रहे हैं। कंट्री में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, देखो कितना पॉलिटिकल पावर आने के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं। मैं तो देख के हैरान हो रही हूँ। आपको कंट्री के लिए हमने इलेक्ट करते हैं कि आप कंट्री को आगे बढ़ाओ, और आपके लिए कंट्री कम और अपने पॉलिटिकल गेन, पावर, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्गस्टिंग। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मतलब आई ओपनिंग वीडियो है, कमाल का है। मैं तो सच्ची में इनको सैल्यूट करना चाहिए कि आके बाहर आके उन्होंने ये सब बातें कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जल्दी करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।